Good evening, everybody. A very good evening to all of you. बच्चों, we are live with another session of लक्ष्य गेट 2022 पावर सिस्टम। तो यार कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी प्रोटेक्शन स्कीम्स के बारे में। हमने बात की थी डिफरेंट तरीके के रिले के बारे में। बैलेंस बीम रिले हमने देखा, इंडक्शन डिस्क रिले हमने देखा, इंडक्शन कप रिले भी हमने देखा, और उसके बाद हमने बात की थोड़ी सी ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में, जिसको आज कंटिन्यू करेंगे। और आज हम और बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन, अलग अलग तरह के रिले कौन से होते हैं, डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल रिले, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में डिस्कस होने वाली हैं। तो यार तैयार हो जाओ एक बेहतरीन फन फील्ड, एनर्जी फील्ड और नॉलेज फील्ड जर्नी के लिए, क्योंकि मजा आने वाला है। प्रोटेक्शन स्कीम्स को आज वाइंड अप करने का ट्राई करेंगे, जिसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटर और ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. ये तो बातें मेरे बारे में जानते हो यार, but what you need to understand, what you need to know यार, an academy is always standing with you guys to bring more and more free initiative, ताकि जो बच्चा एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे भी एक अच्छी एजुकेशन मिले, उसे भी एक बराबरी का मौका मिले कंपीट करने के लिए ऑल इंडिया लेवल प्लेटफॉर्म पे, और वो भी अपने माँ बाप के, अपने खुद के सपनों को पूरा कर पाए। तो यार आपके लिए फ्री इनिशिएटिव ना सिर्फ इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, बट यू कैन ऑल्सो वॉच इट ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जहां पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। और कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस करने के लिए सिंपली ये इनवाइट कोड लगा देना अंकित ESE, ताकि वो अनलॉक हो जाए। इसके अलावा देखो, ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है। अगर आप यहां जाएंगे तो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस पाएंगे, और यहां पे आपको स्पेशल क्लासेस में पता चलेगा कि मैंने जो भी टॉपिक्स कवर कर रखे हैं वो अलग अलग फोल्डर में, और जो करवा रहा हूं दैट इज इन अपकमिंग स्पेशल क्लासेस। ओके, अदर देन दैट यार देखो, हमने इस चैनल का वीडियो बुक बनाया, जिसके अंदर आपको इस चैनल के सारे लेक्चर अलॉन्ग विद देयर लेक्चर PDF मिल जाते हैं। बस ये गेट लाइव को अपर केस के अंदर रखना, ताकि आपको सारे लेक्चर मिल पाए। आप इसके अलावा यार प्लस पे आ सकते हो। प्लस पे मिलते हैं इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको कराया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के साथ साथ रिवीजन, और कंटेंट के नाम पे देते हैं डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक। और बेटा अगर इसमें कहीं डाउट आ जाए तो वी ऑल्सो कंडक्ट डाउट सॉल्विंग सेशन। द बेस्ट पार्ट इज कि एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस खुल जाते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, हर तरह का बैच ओपन होता है। कोई क्लास मिस हो जाए तो यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। और प्लस से भी आगे जाता है आइकॉनिक। अगर तैयारी में लगाने हैं 4 चांद तो जाइए आइकॉनिक के लिए। आइकॉनिक में प्लस के बेनिफिट्स के साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच, जो कि आपकी पूरी तैयारी कराएगा A to Z, और आपका पूरा स्ट्रैटेजी बनवाएगा। स्टडी प्लानर, जहां आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपका शेड्यूल बनाया जाएगा। स्टडी बूस्टर सेशन, जहां टीचर्स आपको खुद गाइड करेंगे। अदर देन दैट टेस्ट एनालिसिस, जहां आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता चलेंगी। स्टडी मटेरियल, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक, और एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करेगी आपके इमीडिएट डाउट्स। तो बेटा अगर ये आपको चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई द कोड अंकित ESE, जिससे आपको मिल जाता है इमीडिएट 10% डिस्काउंट। तो फ्री हो, प्लस हो या आइकॉनिक हो, कोड बच्चे आपका एक ही लगता है, दैट इज अंकित ESE। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कोड लगा के भाई एडमिशन ले लो, क्योंकि मैं 17 तारीख से एनालॉग स्टार्ट कर रहा हूं प्लस वालों के लिए। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है, सर आप यूट्यूब पे तो पढ़ाते हो, तो हम प्लस पे क्यों आए? बेटा यूट्यूब पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, तो डेफिनेटली ये जो क्लासेस है ना, ये किसी भी रिकॉर्डेड कोर्स से ज़्यादा बेटर है। तो ये समझो कि आप अगर GD PD कोर्सेज में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वैसा बिल्कुल भी मत करना। यू शुड देन गो फॉर आवर यूट्यूब लेक्चर्स। लेकिन इससे आगे की अगर बात करनी है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर बेटा इससे भी नेक्स्ट लेवल जाने की बात करो, जहां अनअकैडमी प्लस पे आपको सारी ब्रांचेस, सिस्टमैटिक कंटेंट, लाइव इंटरेक्शन, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, वीकली क्विजेस, कंटेंट हर तरह का आपको एक साथ मिल जाए। वहां बात करो, क्योंकि वहां आपको मिलेगा एकदम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। वहां आपको मिलेंगे एकदम सीरियस बच्चे, जिनसे कंपीट करके आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो अगर बेटा
इफ यू कैन पे देन यू शुड गो फॉर अनअकैडमी प्लस, इफ यू कांट पे तो बेटा किसी रिकॉर्डेड कोर्स के चक्कर में नहीं फंसना है, देन तैयारी करें आप लोग हमारे यूट्यूब लेक्चर से, ठीक है। इसके अलावा यार हमारा नया बैच आने वाला है 1 मार्च से, जिसमें 17 से मैं स्टार्ट करूंगा एनालॉग और 31 से विशाल सर आपके लिए लेके आ रहे हैं कंट्रोल, ओके। इसके अलावा बेटा देखो अंकित ईएससी से आपकी 1 ईयर की फीस हो जाती है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600, ओके। तो 2 ईयर के लिए जाना ताकि पर मंथ कॉस्ट मिनिमम पड़े और विदाउट एनी इंटरेस्ट यू कैन अवेल इट ऑन ईएमआई। इसके अलावा अंकित ईएससी कोड से आपका 1 ईयर का आइकॉनिक फीस होगा यार 45,225 एंड 2 ईयर्स का होगा 66,600। तो अगेन आप 2 ईयर के लिए जाओ सो दैट आपको पर मंथ कॉस्ट मिनिमम पड़े। चलो यार शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल हम बात करने वाले थे ओवर करंट रिले की टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कल मैंने बस आपको इतना बताया था कि एक ओवर करंट रिले जो होता है ना, वो ऐसा रिले है जब करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ता है देन इट ऑपरेट्स, और करंट किस वैल्यू से ऊपर जाने पे आपका रिले ऑपरेट करेगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द पिकअप करंट, ठीक है। यानी कि जब जब करंट पिकअप करंट के ऊपर जाएगा तब तब आपका रिले ऑपरेट करेगा। महेश यार सीएस वालों का डिजिटल लॉजिक का सिलेबस अपने इलेक्ट्रिकल ईसी से काफी डिफरेंट है, कुछ चीजें बहुत ही कम है और कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। देवाशीष बेटा पिकअप करंट नहीं, पिकअप करंट, PICK, ठीक है। चलो तो आगे चलें यार। अब देखो इसमें सबसे पहला आता है डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। सर ये डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले क्या होता है? इट ऑपरेट्स इन फिक्स टाइम irrespective of fault current। देखो फॉल्ट करंट कितना भी हो मेरे भाई, ये एक फिक्स टाइम के अंदर ही ऑपरेट करता है, ठीक है। फिक्स टाइम के अंदर ही ऑपरेट करता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि यार आपका जो फिक्स टाइम है वो क्यों आ रहा है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आपका रिले कॉइल में करंट जाना शुरू होता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड सैचुरेट कर जाती है। इसका कोर बेटा ऐसा होता है जो तुरंत सैचुरेट कर जाए, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, एज सून एज करंट फ्लोज थ्रू रिले ऑपरेटिंग कॉइल कोर ऑफ रिले सैचुरेट्स। अब भाई अगर कोर सैचुरेट्स हो गया तो समझना, अब हम टेक्निकलिटीज पे आते हैं कि सर कोर सैचुरेट होने से क्या होगा। बेटा कोर सैचुरेट होते ही ना मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो गई बेटा तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट हो गया तो ऑपरेटिंग टाइम भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग टाइम विल ऑल्सो बिकम कांस्टेंट। ये बात क्लियर हुई। तो यहां पे जो है ना आपका करंट कितना भी फ्लो करे ऑपरेटिंग टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी दिखती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी दिखती है भाई? देखो यहां पे जो मिनिमम करंट होगा दैट विल बी पिकअप करंट, ये हमने दिखाया आई पिकअप, ठीक है, पिकअप करंट दिखाया। अब जैसे ही करंट इस करंट के ऊपर जाएगा तुरंत आपका रिले ऑपरेट कर जाएगा। देखो ये दिख रहा है, इसका टाइम ऑफ ऑपरेशन कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट आ रहा है। आदित्य बेटा शायद आप जानते नहीं हो कि मेरी टीम ने ट्वीट भी किया है और हमारी टीम कल आपके लिए सेशन भी लेके आ रही है, पैनल डिस्कशन भी लेके आ रही है, जहां हम बात करेंगे कि गेट 2 बार होने के लिए क्या तरीके हैं, क्या मेथड होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। समझ गए? और अगर यही बात है कि बेटा स्टूडेंट के आंदोलन में उतर जाओ, उससे स्टूडेंट का करियर बन जाता है,
तो ठीक है, एक काम करते हैं अपन लोग भी, एक काम कर देते हैं, ये लेक्चर वेक्चर सब बंद करते हैं, इसी तरह के वीडियोस डालते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ खत्म होगी और जब आप लौट के आओगे तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी बेटा कि कौन आपके लिए रियली काम कर रहा है और कौन इस मुद्दे से टीआरपी गेन कर रहा है। समझ रहे हो ना? ये तुम लोगों को समझ नहीं आता। लोग बिजनेस जो बनाते हैं ना, स्टूडेंट का कोई भी मुद्दा हो उस पर बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस बनाया जा सकता है, लेकिन ये कहाँ समझ आएगा? क्योंकि कोई पढ़ा रहा है तो वो तो गलत कर रहा है, उसे पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के सब बच्चों का भविष्य डब्बे में डाल के क्या करना चाहिए, इनको ना सबको रोड पे उतर आना चाहिए, ये काम होना चाहिए, है ना? चलो, तो देखो यार, यहां पे ना ऑपरेटिंग टाइम कांस्टेंट रहता है जब जब आपका करंट पिकअप करंट के ऊपर जा जाता है, ठीक है, तब ये ऑपरेटिंग टाइम कांस्टेंट आता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, तब आप तुरंत बोलोगे कि इट हैपेंस बिकॉज द कॉइल ऑफ द रिले और द कोर ऑफ द रिले सैचुरेट्स। अब इसके बाद अगला क्या है? इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। अब इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले नाम पढ़ते ही समझ आता है, या ऐसा हमें लगता है कि भाई इंस्टेंटेनियस है ना, तो मतलब जैसे ही करंट बढ़ेगा ये तुरंत ऑपरेट कर जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। इंस्टेंटेनियस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, यहां पे सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि यहां आप कोई अपनी मर्जी का डीले नहीं डाल रहे हो, ठीक है, मर्जी का डीले नहीं डाल रहे हो। समझ आ रही है बात? यानी यू आर नॉट पुटिंग एनी डीले। तो जैसे ही करंट पिकअप करंट को एक्सीड करेगा, इमीडिएटली द रिले स्टार्ट्स टू ऑपरेट। मैंने आपको बताया था ना, देखो हमें हमेशा एक खतरा रहता है कि रिले माइट ऑपरेट इन द सब ट्रांजिएंट रीजन। इसीलिए बहुत बार क्या होता है, हम जान करके उसका ऑपरेशन डिले कर देते हैं, लेकिन यहां नहीं करेंगे। तो यहां रिले जो मिनिमम टाइम पॉसिबल है उसी के अंदर ऑपरेट करता है। तो यहां पे हम क्या कह देते हैं यार, दैट relay starts to operate as soon as current exceeds pickup current। ठीक है, जैसे ही करंट पिकअप करंट के ऊपर गया ये रिले ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी बात, इट ऑपरेट्स इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। यहां पे देयर इज नो डिले प्रोवाइडेड। यहां पे ना अपनी मर्जी का कोई डिले आप नहीं लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। ये बात क्लियर हो गई? इंस्टेंटेनियस रिले इज बेस्ट सूटेड फॉर, बेटा ये ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां पे आपको बहुत फास्ट प्रोटेक्शन चाहिए। इसका जो बेस्ट एप्लीकेशन है अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज देयर इन केस ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन लाइन। जो ट्रांसमिशन लाइन हमारे पावर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट होंगी यार? जो कि आपकी बहुत ज्यादा लाइन से या बहुत ज्यादा पार्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक लाइन खराब होने से पावर सिस्टम के बहुत सारे हिस्से पे इंपैक्ट आएगा। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह की जो लाइंस होती है ना, वहां फास्ट प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तब किसका यूज करते हो? इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। तो इट इज यूज फॉर फास्टर प्रोटेक्शन। समझ में आया? अच्छा देखो, मैंने आपको एक प्रिंसिपल और सिखाया था अगर आपको याद हो। मैं मेरे ख्याल से आप लोगों से टाइम ग्रेडिंग के बारे में बात कर चुका हूं ना, कि जो रिले लोड के पास होता है उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन कम होता है, जो रिले लोड से दूर होता है उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होता है। तो वहां पे एक्चुअली ना हम लोग डिले इंसर्ट करते हैं। तो जहां डिले इंसर्ट ना किया जाए उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। अगर डिले आपने इंसर्ट किया तो फिर वो इंस्टेंटेनियस नहीं रह जाएगा। अब अगला आता है यार इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले का मतलब होता है ऑपरेटिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए यार कि अगर आई इंक्रीज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, जिससे कि फोर्स बढ़ता है,
और अगर फोर्स बढ़ता है तो ऑब्वियसली फास्टर मूवमेंट आएगी, यानी ऑपरेटिंग टाइम डिक्रीज होगा। फास्टर मूवमेंट आने से ऑपरेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से हम ये कह देते हैं एज करंट इंक्रीजेज टाइम ऑफ ऑपरेशन रिड्यूसेस। तो यहां पे जो ग्राफ आ जाता है ना यार, देखो इंस्टेंटेनियस में तो कुछ अलग से ग्राफ बना नहीं पाएंगे, वहां कुछ भी नहीं है, बस इतना बोला हमने, डीले नहीं डाला। ठीक है, तो अगर आप कभी सोचो कि सर इंस्टेंटेनियस का ग्राफ क्या आता है, उसके लिए अलग से ग्राफ क्या डिफाइन करेंगे। यहां पे देखो क्या होगा ना, ग्राफ हाइपरबोलिक आएगा इस टाइप से। व्हाट इज दिस? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बात क्लियर हो गई? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देवाशीष, अभी मैंने आपको जवाब दिया कि बेटा इंस्टेंटेनियस की कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएंगी, नॉर्मल ही रहेंगी। बाय आर के कनोडिया, बट आई एम फ्रॉम ई बिकॉज इट्स एडिशन। कर सकते हो जाकिर, कर सकते हो, बस एक्स्ट्रा टॉपिक छोड़ देना यार। अब इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले। इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले। अब भाई इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम का क्या मतलब होता है? फॉर लो वैल्यूज, देखना जरा, फॉर लो वैल्यूज ऑफ करंट it follows inverse characteristic। ठीक है, it follows inverse characteristic। ठीक है, for low values of current it follows inverse characteristic। अब लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, प्रैक्टिकली सोचो यार, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगी तो रिले का कोर कभी ना कभी तो सैचुरेट करेगा। अब रिले का कोर अगर सैचुरेट करेगा तो बेटा इससे क्या होगा? फोर्स विल बिकम कांस्टेंट। फोर्स अगर कांस्टेंट हो गया तो ऑपरेटिंग टाइम विल आल्सो बी कांस्टेंट। ठीक है, देखो ये हो गया पिकअप करंट, पीयू लिख दूं, पिकअप का मतलब पीयू लिख देते हैं। ये मत सोचना सर ने पर यूनिट लिख दिया है। देखो शुरू में इनवर्स चलेगा और बाद में सैचुरेट कर जाएगा। ठीक है, शुरू में इनवर्स चलेगा और बाद में सैचुरेट कर जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अब यहां पे हम क्या कहते हैं यार, यहां पे हम ऐसा कहते हैं कि अगर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर लेस देन 10 हुआ तो ये इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मैंने आपको बताया था क्या? मैंने आपको ये बताया था प्लग सेटिंग कैसे चेंज करते हैं। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आज बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो यहां पे आ जाता है डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो छोटे करंट्स पे इनवर्स आएगा और हायर करंट पे डेफिनेट आएगा। देवाशीष ये मिक्सचर नहीं है बेटा, यहां पे प्रैक्टिकल बात हो रही है कि करंट हाई होगा तो कभी ना कभी तो सैचुरेट करेगा, कभी ना कभी तो सैचुरेट करेगा। लेकिन मेरे बच्चों बात इतनी सी है यहां पे कि जब सिर्फ डेफिनेट टाइम की बात की थी तो उसका सैचुरेशन बहुत जल्दी रीच होता है। तो उसका सैचुरेशन जब बहुत जल्दी रीच हो जाता है तो वो हर करंट पे आपको सैचुरेटेड ही नजर आता है। और यहां पे क्या होगा? यहां ये हाई करंट पे सैचुरेट होगा, विच विल बी प्रैक्टिकल। ठीक है, ये बात क्लियर है? चल, अब गुलशन कह रहे हैं कि सर साइन 90 प्लस ओमेगा टी को ही कॉस ओमेगा टी को लेते हैं। मुझे लग रहा है कि गुलशन मेरी प्लस क्लास से आए हैं क्योंकि वहां नेटवर्क चल रहा है। गुलशन बेटा तो आप वहीं पे पूछना। बेटा 10 से 20 के बीच में वो आएगा ना आपका ट्रांजिशन। ऐसा थोड़ी है एकदम से हाइपरबोला से तुरंत फ्लैट, बीच में ट्रांजिशन रीजन भी आता है। ठीक, वेरी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। वेरी का मतलब बहुत। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं बहुत, बहुत ही इनवर्स। ठीक है,
बहुत ही इनवर्स है। देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया मैंने साइंस वर्सेस कॉमर्स में, और मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड के साथ किया है जो कि सीए कैटेगरी को लीड करते हैं अनअकैडमी में। वी हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट। तुम ना यार ध्यान भटकाते बहुत हो। देखो यहां पे जो है ना, यहां पे पीएसएम बेटा भी आगे आएगा, मैं आज ही बताऊंगा आपको, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, उसका सवाल भी लगवाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो यहां जो है ना n 1.02 से 2 तक जाता है, तो अभी देखो मैंने बोला था ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i, यहां आ गया i की पावर n। i की पावर n आ जाने से क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स have more or have steeper slope as compared to inverse time over current relay। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का जो स्लोप होता है ना वो ज्यादा स्टीप होता है। गुलशन बेटा पावर सिस्टम की क्लास में क्यों नेटवर्क के सवाल पूछ रहे हो, बताओ? कुछ फायदा है, मतलब तुम्हारे सवाल के आंसर से औरों को कुछ भला होगा? तो देखो यहां पे क्या होगा, ये आई पिकअप हो गया। अगर देखो ये वेरी इनवर्स है, सॉरी ये इनवर्स है, तो वेरी इनवर्स ना और तेजी से गिरेगा। वेरी इनवर्स क्या होगा, और तेजी से गिरेगा। समझ में आई बात? तो ये होता है, उसका स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप होता है। ये चीज क्लियर हुई ना? चलो अब इसके बाद एक्सट्रीमली इनवर्स का मतलब क्या है कि और भी ज्यादा इनवर्स। तो यहां हम कहते हैं i 3.5, i की पावर 3.5 इंटू ऑपरेटिंग टाइम इज कांस्टेंट। यानी कि ऑपरेटिंग टाइम जो है ना वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट टू द पावर 3.5। और ज्यादा इनवर्स हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, इट गिव्स मोर इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक देन वेरी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड वेयर द ओवर करंट रिले फेल्स इन सिलेक्टिविटी का मतलब क्या था, रिले को ये सिलेक्ट करना होता है भाई फॉल्ट किस हिस्से में आया है। तो जहां आपका नॉर्मल ओवर करंट रिले फेल हो जाए सिलेक्टिविटी में, वहां कौन काम आएगा, एक्सट्रीमली इनवर्स। कैसे आएगा ये मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो इसका यूज कहां पे होता है, इट इज यूज फॉर ओवरहीटिंग, अगेंस्ट ओवरहीटिंग ऑफ नॉट मैग्नीट्यूड्स मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की ना ओवरहीटिंग में प्रोटेक्शन के काम में ये आता है, ठीक है। तो दे आर यूज्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर, पावर ट्रांसफॉर्मर, अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर, केबल, रेलवे, ट्रॉली। तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज यूज्ड इन द ओवरहीटिंग ऑफ मशीन। तो जो भी बड़ी बड़ी मशीन है उन्हें ओवरहीटिंग से बचाने के लिए किसका यूज होता है, एक्सट्रीमली इनवर्स करंट का। अब यहां पे क्या होता है, इट आर रिले शुड नॉट ऑपरेट ऑन मोमेंटरी ओवरलोड बट आ सस्टेन्ड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। सर इस बात का क्या मतलब है, बेटा इस बात का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर मान लो कुछ समय के लिए, बहुत चंद मिनटों के लिए ओवरलोड आ गया या हाई करंट आ गया, तो बहुत छोटे ड्यूरेशन में हाई करंट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर फॉल्ट सिस्टम में ज्यादा देर तक टिकता है तो यह हानिकारक हो सकता है। इसीलिए कभी भी किसी भी रिले को बहुत छोटे ड्यूरेशन के फॉल्ट के लिए ऑपरेट नहीं करना चाहिए। कायदे से ऑपरेट तब करना चाहिए जब सिस्टम में फॉल्ट ऐसा आए जो कि लंबा रह के जाएगा। यानी घर में अगर ऐसा अतिथि आ गया जो जाने का नाम नहीं ले रहा तो चिंता की बात है। अगर अतिथि कुछ दिन के लिए रुकता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, समझ गए।
तो यहां पे इसी वजह से हमें ये डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। अब देखो यार, जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हो तो ट्रांसफॉर्मर में एक फंडा पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड एज इनरश करंट। इनरश करंट क्या होता है कि जैसे ही ट्रांसफॉर्मर ऑन हुआ बहुत ही हाई करंट फ्लो करता है, लेकिन बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए, है ना, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में रिले को कायदे से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है, मतलब ट्रांसफॉर्मर जब जब ऑन होगा तो इनरश करंट तो आना ही आना है, इसमें तो कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है ना, आपके पास बच ही नहीं सकते। तो रिले को हमेशा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक इनरश करंट में और दूसरा फॉल्ट में। इनरश करंट इज नॉट अ फॉल्ट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, कि जब जब ट्रांसफॉर्मर ऑन होगा इनरश करंट आना ही आना है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। घबराना कब पड़ेगा, कब पड़ेगा, जब आपका फॉल्ट करंट आएगा, ठीक है। तो देखो आईडीएमटी रिले दोनों में फर्क नहीं कर सकता। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, देखना क्या होता है। देखो ये आईडीएमटी रिले होता है, ये आईडीएमटी हो गया। अब दूसरा आपका होगा एक्सट्रीमली इनवर्स, ये एक्सट्रीमली हो गया। समझना बात को कि सर एक कैसे डिफरेंशिएट करता और दूसरा कैसे नहीं करता। तो देखो मैं क्या बोलता हूं, एट हाई करंट, ध्यान से समझना, एट हाई करंट आईडीएमटी रिले ऑपरेट्स इन फिक्स टाइम। सही बात कह रहा हूं, हाई करंट पे आईडीएमटी रिले फिक्स्ड टाइम में ही ऑपरेट करेगा, सही है। लेकिन बेटा क्या होता है, एक चीज समझो, क्या होता है कि जब आपके पास मान लो इनरश करंट है, तो इनरश करंट की एक खासियत होती है कि वो बहुत तेजी से डीके करता है, वो बहुत तेजी से गिरता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये सेम टाइम पे ऑपरेट करेगा, सेम टाइम फॉर इनरश एंड फॉल्ट करंट, ठीक। लेकिन अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से यार, देखो ये बात जो है ना समझने वाली है, लिखने वाली नहीं है। लिखने के अंदर कुछ भी, लिखने के लिए इसके अंदर कुछ खास है नहीं, बात को समझना, क्योंकि ये मैं अपनी थ्योरी आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ऐसा किताब के अंदर बस इतना ही पॉइंट लिखा है। अब समझना, अगर मान लो करंट गिरने भी लगा तो यहां से यहां आया, यहां आया, लेकिन बेटा इन तीनों पॉइंट पे टाइम तो सेम रहा। सोच के देखो, करंट गिरता जा रहा है लेकिन टाइम क्या है, कांस्टेंट। टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो इवन इफ द करंट इज रैपिडली डीकेइंग द रिले विल ऑपरेट इन द सेम टाइम। लेकिन वहीं मेरे बच्चों अगर आप देखेंगे एक्सट्रीमली वाले को, जैसे जैसे करंट गिरता है टाइम बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा है ना, टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे इनरश करंट गिरेगा वैसे वैसे इसका टाइम बढ़ता जाएगा। मान लो शुरू में इनरश करंट हाई था, टाइम मिल रहा था हमें 1 मिलीसेकेंड, इनरश करंट गिर गया, टाइम हो गया 2 मिलीसेकेंड, और गिर गया 3 मिलीसेकेंड, और गिर गया 4 मिलीसेकेंड। यानी कभी भी ऑपरेटिंग टाइम तक वो पहुंचेगा ही नहीं। जब जब ऑपरेटिंग टाइम क्रॉस होने वाला होगा करंट गिर जाएगा, ऑपरेटिंग टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे जैसे ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा ना ऑपरेटिंग टाइम को, करंट गिरेगा तो ऑपरेटिंग टाइम बढ़ेगा। समझ रहे हो। अब देखो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं, इन एक्सट्रीमली इनवर्स ओवर करंट रिले, extremely inverse over current relay, as current decays, T operating goes on increasing, T operating goes on increasing, so relay does not operate। सही है ना भाई। अगर करंट डीके हो ही रहा है, यानी अगर करंट खुद से ही घट रहा है,
तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, समझ रहे हो। अगर अतिथि जो घर में आया है खुद ही जा रहा है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, चला ही जाएगा ना। अब बात यह आती है सर आपने एक सिलेक्टिविटी वाला पॉइंट बताया था, सिलेक्टिविटी वाला पॉइंट बताया था, ग्राफ में करंट गिरने पे टाइम डिक्रीज हो रहा है। बेटा कैसे, ये करंट है, करंट गिरना माने लेफ्ट जाना, लेफ्ट जाने में टाइम बढ़ रहा है ना वाई एक्सिस पे। बताओ ये नहीं दिख रहा तुम्हें, एक्स एक्सिस पे पीछे जाते हुए करंट यानी वाई एक्सिस बढ़ रहा है। आईडीएमटी भी तो हो, क्या प्रॉब्लम है, सपोज बाय द टाइम रिले ऑपरेट्स। देवाशीष ऐसा होता नहीं है ना, देखो अलग अलग डीके टाइम होने पे क्या होगा, किसी का डीके टाइम फास्ट हो सकता है, किसी का थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट आईडीएमटी में यू कांट कंट्रोल इट, मैक्सिमम चांस है इट विल ऑपरेट। अब देखो दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, सिलेक्टिविटी वाली। अब ये तो बहुत एक इफ वाली कंडीशन हो गई ना देवाशीष, कि करंट डीके कर जाए जब तक आईडीएमटी रिले ऑपरेट करे, और वो भी डीके कितना कर जाए कि पिकअप करंट से काफी नीचे चला जाए, यानी जो करंट पिकअप करंट से 10 गुना था वो नीचे चला जाए। और अब देखो क्या होता है कि अगर आप बात करें, ये एक्सट्रीमली हुआ, बहुत तेजी से गिर रहा है, इससे कम तेजी से गिरेगा वेरी, और उससे भी कम तेजी से गिर रहा होगा इनवर्स, ये इनवर्स, ये वेरी इनवर्स, और ये एक्सट्रीमली इनवर्स। अब देखो क्या होता है, हम एक चीज हमेशा जानते हैं कि सोर्स के जितना करीब फॉल्ट होता है ना उतना ही ज्यादा करंट होता है। बात समझेंगे, इफ फॉल्ट इज नियर टू लोड, इफ फॉल्ट इज नियर टू लोड, IF इज हाई। अब मान लो दो अलग अलग फॉल्ट करंट लें, दो अलग अलग लोकेशन पे फॉल्ट ले लो। सपोज हम ये कह दें कि फॉल्ट अगर A पे आया तो IF है IFA, समझना मेरी बात को यार। फॉल्ट अगर किसी B पॉइंट पे आया तो IF है IFB, ठीक है। IF एक जगह IFA और एक जगह IFB। अब देखो आप एक चीज देखना, मान लो ये है IFA, ये है IFB। अब मेरे भाई एक चीज ऑब्जर्व करना, एक चीज ऑब्जर्व करना। अच्छा नियर टू लोड होगा तो IF यहां पे सोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब समझना, देखो दो अलग अलग फॉल्ट करंट के लिए अगर आप इस पे देखो इनवर्स वाले पे, टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे ग्राफ पे देखो, जैसे एक्सट्रीमली इनवर्स वाले पे देखो, एक्सट्रीमली इनवर्स वाले पे अगर देखोगे यहां पे ज्यादा गैप आ रहा है, क्या हो रहा है, मोर गैप। यानी कि अगर फॉल्ट अलग अलग लोकेशन पे हुआ, एक चीज समझना, फॉल्ट अलग अलग लोकेशन पे हुआ तो इसका क्या मतलब है, हो सकता है एक फॉल्ट इसके जोन में आ रहा हो और एक फॉल्ट इसके जोन से बाहर जा रहा हो। अब रिले को सिर्फ तब ऑपरेट करना चाहिए जब फॉल्ट उसके खुद के जोन में आ जाए। अगर बच्चों रिले का टाइम ऑलमोस्ट सेम रहेगा दो अलग अलग फॉल्ट के लिए, तो चांस क्या है कि फॉल्ट कहीं भी आए रिले ऑपरेट कर जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग टाइम रहेगा, काफी डिफरेंस रहेगा टाइम के अंदर, तो पहचान लेगा कि कौन सा फॉल्ट मेरे करीब है या मेरे जोन में है और कौन सा फॉल्ट मेरे जोन से बाहर है। अगर भाई फॉल्ट कहीं भी आया, बराबर ही टाइम में ऑपरेट किया, तो वो ऑपरेट कर ही जाएगा ना, फिर फॉल्ट कहीं भी हो। तो मैं सिलेक्टिविटी या डिस्क्रिमिनेशन की जब बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं रिले को इस बात की परख होनी चाहिए कि कौन से फॉल्ट पे काम करना है और कौन से फॉल्ट पे काम नहीं करना है। उसके लिए दो अलग अलग फॉल्ट में गैप ज्यादा होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं अगर मोर डिफरेंस इन टी ऑपरेटिंग मेक्स रिले डिस्क्रिमिनेट,
रिले भैया डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा। ठीक है, चमक गया ना सबको? चमक गया भाई सब लोगों को? अच्छा, इन फ्यूचर मॉडर्न पावर सिस्टम कैसा होगा और उसके लिए कोडिंग स्किल चाहिए होगी क्या? बेटा बिल्कुल, पावर सिस्टम में धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट करेंगी। और सॉफ्टवेयर स्किल एक ऐसी चीज है यार जो कि ना हर डोमेन के अंदर पेनिट्रेट करेगी। पता है, अभी मैं उस दिन एक सर से डिस्कस कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे, जो मैंने बताया ना मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है वो सीए वाले सर, जिनका वीडियो भी अभी आने वाला है। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि सर क्या होता है कि अभी उनकी फील्ड में एक सीए था, वो सीए बनने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया ताकि सीए के लिए एक सॉफ्टवेयर बना पाए। समझ रहे हो? तो हर फील्ड में, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, हर जगह धीरे धीरे सॉफ्टवेयर का रोल आना ही आना है। और इंजीनियरिंग तो खुद ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ना यार, मतलब बाकी ब्रांचेस तो फिर भी छोड़ दो, कॉमर्स वगैरह, इंजीनियरिंग तो इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिल्कुल अंशुल, क्लियर हो जाएगा बेटा। चलो, अब बात आती है जो आप इतने समय से पूछ रहे हो कि सर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है। बट प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर से पहले मैं आपको समझाता हूं रिले सेटिंग क्या होता है। रिले सेटिंग का मतलब होता है एट व्हाट परसेंटेज ऑफ रिले रेटेड रिले करंट does over current relay pick up। समझ रहे हो? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं an 8 एम्पियर रिले हैज रिले सेटिंग, RS माने रिले सेटिंग ऑफ 150%। सर इस बात का क्या मतलब है यहां पे? बेटा इस बात का मतलब ये है कि जो पिकअप करंट है ना वो रेटेड करंट का 150% है। कितना है? 150% है, 12 एम्पियर। समझ आया? रिले सेटिंग का क्या मतलब है? रिले सेटिंग का क्या मतलब है? दैट इट इज 12 एम्पियर। तो ये बताता है कि रिले के रेटेड करंट के कंपैरिजन में कितना पिकअप करंट होने वाला है। अब इसके अलावा देखो एक चीज समझना है मेरे भाई, एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्या समझना है सर हमको? समझना ये है, इफ रिले रेटेड करंट इज नॉट गिवन, रेटेड करंट नॉट स्पेसिफाइड, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है ना, I secondary CT is I rated। सेकेंडरी का जो रेटेड करंट होगा ना, देखो आपको पता है कोई भी करंट रिले में डायरेक्ट नहीं जाता, ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि रिले इज अ लो पावर डिवाइस वेयर एज द फॉल्ट करंट इज वेरी वेरी हाई। तो आपको स्टेप डाउन करके भेजना होता है। तो जो सेकेंडरी का रेटेड करंट होता है, मान लो कि 500/1 एम्पियर का करंट ट्रांसफॉर्मर है, 500/1 करंट ट्रांसफॉर्मर, तो आप रिले का रेटेड करंट क्या मान लोगे? 1 एम्पियर। अगर मान लो हम यूज कर रहे हैं 500/1 CT, तो I रेटेड रिले इज 1 एम्पियर। ठीक है, चलो अब इसके बाद बेटा आज डाल दिए, एक बार जाके चेक करो अंशुल, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। सर ये क्या होता है? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बहुत सिंपल सा है, IF रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड ऑफ CT। IF को सेकेंडरी साइड ले जाओ, डिवाइडेड बाय I पिकअप। तो बेसिकली पता है ये क्या जानना चाह रहा है? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का मतलब है कि रिले के अंदर जो करंट जा रहा है वो पिकअप करंट के कंपैरिजन में कितना है, पिकअप करंट के कंपैरिजन में कितना है। देवाशीष रेटेड करंट का मतलब ये होता है इतना करंट अगर रिले में कॉन्टिन्यूसली बहता भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करंट तो लगातार बहेगा ना यार। रिले करंट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
अब सिस्टम का करंट हाई हो या लो, करंट ट्रांसफॉर्मर कुछ ना कुछ करंट तो रिले में लगातार भेजता रहेगा। अब वो अलग बात है, फॉल्ट आने पे हाई करंट भेजेगा तब रिले काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है नॉर्मल कंडीशन में रिले में कोई करंट नहीं जाता, करंट जाता है। तो कितना करंट ये जिंदगी भर झेल सकता है, दैट इज द रेटेड करंट। तो यार ये कैसे निकालोगे, आई एफ रेफर टू सेकेंडरी साइड ऑफ सी टी, आई एफ इंटू सी टी रेशो बाय आई पिकअप, ठीक है, बाय आई पिकअप। ये बात क्लियर हुआ। चलो अब इसके बाद आ जाते हैं टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। ये मैंने आप लोगों को कल समझाया भी था कि जब रिले के दो कॉन्टेक्ट्स के बीच का सेपरेशन चेंज कर दें तो देन द टाइम ऑफ ऑपरेशन कैन चेंज एंड दैट इज कॉल्ड एज द टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। तो हम क्या कहते हैं, अगर रिले का ऑपरेटिंग टाइम मुझे पता है फॉर TMS इक्वल टू 1, देन द ऑपरेटिंग टाइम विल बी TMS मल्टीप्लाइड बाय T ऑपरेटिंग व्हेन TMS इक्वल टू 1। कहने का तात्पर्य देखो यहां पे ये है, अगर कभी ऑपरेटिंग टाइम निकालना है तो आप क्या लोगे, आप ऐसे लिखोगे T ऑपरेटिंग व्हेन TMS इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय TMS। यानी ऑपरेटिंग टाइम तब का लो जब TMS 1 था, और जो अब TMS है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू द ऑपरेटिंग टाइम। ये क्वेश्चंस में बेटा कैसे यूज होता है कि आपको ऑपरेटिंग टाइम तब का देगा जब TMS 1 होगा, और क्वेश्चन में TMS गिवन रहेगा, तो जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा उसमें ये जरूर ध्यान रखना TMS मल्टीप्लाई होता है। तो जस्ट हमें क्या याद रखना है, नीड टू मल्टीप्लाई TMS while computing final value of operating time ठीक है। फाइनल वैल्यू जब निकालोगे ना ऑपरेटिंग टाइम की, तो उसमें TMS मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। TMS बेटा डिले नहीं है, TMS स्केलिंग है। डिले का मतलब क्या होता है, डिले कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, डिले हमेशा ऐड होता है। तो बात यह है, अगर आप चाहते हो रिले तेज ऑपरेट करे तो आप फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट को पास ले आओ, अगर आप चाहते हो ज्यादा टाइम लगे तो आप उनको दूर ले जाओ। तो ग्राफ सेम रहेगा, बस ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन दैट स्केलिंग फैक्टर। यानी अगर टाइम डबल करना है तो आपने सेपरेशन डबल कर दी, टाइम ऑटोमेटिकली डबल हो गया, समझ रहे हो। लेकिन ये फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है देवाशीष, इट इज नॉट एडिशनल फैक्टर। चलो अब भाई आ जाती है यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या चीज है बेटा, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो आपको ओवर करंट रिले, डिस्टेंस रिले, हर तरह के रिले को ऑपरेशन के बारे में बताती है। दैट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन। तो इट टॉक्स अबाउट this governs operation of all kind of relay। ठीक है, तो यहां टॉर्क कैसा होता है, K1 mod I स्क्वायर K2 अब सर ये सब क्या लिख दिया नयन, मैंने बताया था ना रिले एसी और डीसी का बेटा, इंडक्शन वाले सिर्फ एसी होते हैं, अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले और बैलेंस बीम रिले एसी डीसी दोनों पे काम करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही था यार, जहां भी करंट स्क्वायर आ जाएगा वो एसी डीसी दोनों पे चलेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा या सिर्फ आई होगा, सॉरी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो सिर्फ एसी पे चलेगा। अब देखो ये वाली जो पहली टर्म है ये बताती है ओवर करंट, क्योंकि इसमें एनर्जाइजिंग क्वांटिटी क्या है भाई, करंट है।
ये वाली जो टर्म है ना, ये बताती है ओवर वोल्टेज। ये जो तीसरी टर्म है ये होती है डायरेक्शनल टर्म। क्या होता है ना डायरेक्शनल रिले, ये आज बताऊंगा। और ये जो चौथी टर्म है ना कांस्टेंट, दिस इज ऑलवेज ड्यू टू स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के कारण आती है, ठीक है, स्प्रिंग की वजह से ये टर्म आपकी आ जाया करती है। अब आप कहोगे सर थीटा और टाउ क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड I। सर टाउ क्या है? टाउ इज एन एडजस्टेबल पैरामीटर, ठीक। टाउ एक ऐसा पैरामीटर है जो कि हम रिले के अंदर बदल सकते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से आज मन किया टाउ को 60 रखते हैं, कल मन किया 30 रखते हैं। रिले की कंस्ट्रक्शन और रिले के कनेक्शन पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन कनेक्शन ऑफ रिले। बट इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है कि टाउ कितना कितना आता है। कराने के लिए मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया यार, स्पेशली पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का जो स्कोप है ना वो इनफाइनाइट है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इतनी बड़ी यूनिट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको अगर आप 3-4 महीने भी दोगे ना सिर्फ इस यूनिट को, तो भी कम पड़ जाएगा। इतना कंटेंट है इसके अंदर। तो बेटा हमें सिर्फ कितना कंटेंट कवर करना है जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। पूरा अगर कभी मौका लगा, कभी इंजीनियरिंग वैसे ही जनरल सिखाना शुरू किया, तो मैं आपको पूरा इंजीनियरिंग भी सिखा दूंगा। बट राइट नाउ अभी हमें क्या करना है? हमें ऐसा काबिल बनना है कि हम 12-15 सब्जेक्ट एक साथ डील कर पाए यार, समझ रहे हो? तो अगर हम ये सोचेंगे कि एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन जाएं, तो एक सब्जेक्ट आएगा 7-8 नंबर का, 10 नंबर का किसी एग्जाम के अंदर। अब भाई 10 नंबर से रैंक तो कभी आएगी नहीं। तो आप ये जान लो कि बीटेक वाले बच्चे का रोल क्या होता है। हमेशा बीटेक वाले का रोल ये होता है कि हर सब्जेक्ट का ना बेसिक सीखना है। हर सब्जेक्ट का बेसिक आपको सीखना है। एक बार आप हर सब्जेक्ट का बेसिक सीख गए, तब जब आप मास्टर्स के लिए जाते हो या फिर आप डॉक्टरेट के लिए जाते हो, तब आप अपने प्रेफरेंस का सब्जेक्ट का पूरा डिटेलिंग करते हो। तो वो काम मास्टर्स या पीएचडी का है। अब मान लो अगर मैं साल भर तुम्हें पावर सिस्टम ही पढ़ाता रहूं, तो ऑब्वियस सी बात है इतना कुछ सीख लेंगे कि 200-250 घंटा तो खूब आराम से हो जाएगा हमारा। लेकिन 200-250 घंटे में तुमको कुछ फायदा नहीं होगा। उससे क्या होगा? बस मेरी पावर सिस्टम की नॉलेज इंप्रूव होगी, बट दैट इज नॉट यूजफुल। आपको ये सोचना है एक बीटेक वाले बच्चे के लेवल पे हमें हर सब्जेक्ट में कमांड गेन करना है, ताकि कभी हायर स्टडी के लिए गए तो फिर स्पेशलाइज कर लेंगे। चलो अब सबसे पहले ओवर करंट रिले के बारे में बात कर लेता हूं कि ओवर करंट रिले में क्या होता है। देखो ये जो यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिले के अंदर ये सारी की सारी टर्म्स आती हैं। रिले बाय रिले आपकी ऑपरेटिंग और रीस्ट्रेनिंग वाली क्वांटिटी अलग अलग होती जाएगी। तो ओवर करंट रिले के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तब हम यहां पे ये बोलते हैं कि ऑपरेटिंग टर्म क्या होगी? ऑपरेटिंग टर्म क्या होगी? K1 मॉड I स्क्वायर। और रीस्ट्रेनिंग टर्म क्या होती है यहां पे? स्प्रिंग वाली। K4 वाली। तो अगर आप बात करोगे नेट टॉर्क की कभी भी, तो टॉर्क इक्वल टू K1 मॉड I स्क्वायर माइनस K4। अब आप क्या बोलोगे यार कि रिले ऑपरेट्स, रिले कब ऑपरेट करेगा भाई? जब उसका नेट टॉर्क पॉजिटिव आ जाए। और देखो जब करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जा रहा है तो ये रिले ऑपरेट कर पा रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ओवर करंट रिले। क्या बोलते हैं इसको? ओवर करंट रिले। क्योंकि यार ये जो टर्म आ रही है ना अंडर रूट के अंदर, ये जो टर्म आपकी आ रही है यार, दिस विल बेसिकली बी योर पिकअप करंट। ओवर करंट रिले तो वैसे भी हम लोग काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट मैंने फिर भी आपको ये वाला पार्ट क्यों बताया? मैंने आपको ये वाला पार्ट इसलिए बताया कि आप ये जान जाओ जो आपकी यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन है, ठीक है,
यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन है दैट ऑल्सो इज एप्लीकेबल टू ओवर करंट रिले। देवाशीष यहां हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की बात की है बेटा, यहां मूवमेंट इतना बड़ा नहीं होता जिससे कि मूवमेंट से इक्वेशन को हम कॉम्प्लिकेट करें। मूवमेंट स्लाइट होता है, ऐसा थोड़ी होता है रिले 1 किलोमीटर चल के चला जाएगा, नहीं, बहुत छोटा मूवमेंट होता है रिले के अंदर। स्विच है ना, ऐसे बंद हो गया, बस इतना मूवमेंट है, सिर्फ इतना मूवमेंट होता है रिले के अंदर। अगर रिले के अंदर मूवमेंट बहुत कम है तो मूवमेंट का टर्म लेने की जरूरत नहीं, यू कैन एज्यूम इट टू बी कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब बात आती है डायरेक्शनल रिले की। डायरेक्शनल रिले क्या होता है यार, यहां पे ना ये चेक करता है, इट ऑब्जर्व्स फ्लो ऑफ पावर। क्या ऑब्जर्व करता है? फ्लो ऑफ पावर। ठीक है, यहां पे क्या होता है, इफ पावर फ्लोज इन नॉर्मल डायरेक्शन देन तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, देन नो इश्यूज। लेकिन बेटा इफ पावर फ्लो रिवर्सेस, अब सर आपका ये मन में डाउट होगा, सर पावर उल्टा क्यों फ्लो करेगी? इसके बारे में मैं आपको नॉलेज देता हूं, जानकारी देता हूं। देखो कि क्या होता है जब आपकी पावर की अगर हम बात करें, पावर का हमेशा नॉर्मल फ्लो क्या होता है, सोर्स से लोड की तरफ होता है। लेकिन फॉल्ट में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि फॉल्ट में कभी भी सिंक्रोनस मोटर को इग्नोर मत करना। बिल्कुल काव्य यूज कर सकते हो ओवर करंट रिले को ट्रांसमिशन लाइन में, बट इट इज नॉट द मेन प्रोटेक्शन फॉर इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, इट इज मोस्टली यूज्ड एज अ बैकअप प्रोटेक्शन, बट यस इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन। सुनो मेरी बात, अब मैंने आपको क्या बताया था डायरेक्शनल रिले के बारे में, सॉरी फॉल्ट के बारे में, कि फॉल्ट में कभी भी सिंक्रोनस मोटर को इग्नोर मत करना, क्योंकि फॉल्ट के टाइम पे वो मोटर बन जाती है आपके लिए जनरेटर, एंड इट स्टार्ट्स टू डिलीवर करंट टू द सोर्स, या इट स्टार्ट्स टू डिलीवर करंट टू द फॉल्ट। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में पावर कायदे से जानी चाहिए थी जनरेटर से मोटर, लेकिन जब फॉल्ट आया तो जनरेटर तो डिलीवर कर रहा था लेकिन मोटर ने भी डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। अगर अब मैं मोटर के पास एक डायरेक्शनल रिले लगा दूं तो मुझे मालूम चल जाएगा अगर कोई फॉल्ट आता है, अगर कोई फॉल्ट आया है तो मुझे दिख जाएगा कि मोटर का पावर फ्लो रिवर्स हुआ है, दैट मीन्स वी नीड टू यूज अ डायरेक्शनल रिले। अब सर ये ऑपरेट किस बेसिस पे करता है यार, इसके अंदर क्या होता है ना, जो टॉर्क का टर्म है वो डायरेक्शनल वाला लेते हैं, K3 mod V mod I cos थीटा माइनस टाउ, और रीस्ट्रेनिंग ये हो जाता है। अब यहां पे क्या होता है ना, ये जो K4 है वो बहुत छोटा होता है, यूजुअली K4 इज स्मॉल एंड इग्नोर्ड। यहां K4 बहुत छोटा होता है, इसलिए कहते हैं चल वे चल साइड हो जा, है ना, वैसा करके साइड कर देते हैं। अब K3 mod V mod I cos थीटा माइनस टाउ, ये हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, अरे रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज नॉट अ फॉल्ट बेटा, बट यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे सिंक्रोनस मोटर है, मैं डीसी की तो बात ही नहीं कर रहा, आप डीसी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर लेना, ठीक है। और आप बस पे लगा सकते हो ना रिले को, बस पे उल्टा मत कराओ फ्लो, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है आप उसको स्टोर कर लो, ठीक है। चल, और मैं इंडक्शन मोटर की नहीं सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा था। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बोलता हूं यहां पे, रिले ऑपरेट्स, और अभी आप इसका आगे चल के जब ट्रांसमिशन लाइन में यूज देखोगे ना तब आपको समझ आएगा रिवर्सिबल पावर फ्लो कैसे होता है। मोटर तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, मैंने ये नहीं बोला हर मोटर में डायरेक्शनल रिले ही लगाना है और कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा बात नहीं है। बात इतनी सी है कि डायरेक्शनल रिले उस पॉइंट पे लगाना है जहां पे फॉल्ट आने पे करंट का डायरेक्शन या पावर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। तो हम कहेंगे रिले ऑपरेट्स व्हेन टॉर्क इज ग्रेटर देन 0। अब टॉर्क में आ रहा है cos थीटा माइनस टाउ, तो मैंने बोला cos थीटा माइनस टाउ ग्रेटर देन 0, यानी थीटा माइनस टाउ जो है -90 से 90 लाई करे,
ठीक है। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, हमने वोल्टेज को रेफरेंस बना दिया। हमने ये वोल्टेज को रेफरेंस बना दिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर से कराओ। अब ये लोग टाइम पास करने वाले लोग क्यों आ जाते हैं बताओ। अब यहां पे एक रेफरेंस लाइन आती है जो कि यहां से ना टाउ एंगल पे, मैंने आपको बताया ना टाउ किस पे डिपेंड करता है, रिले की कॉइल के कनेक्शन पे। रिले की कॉइल के कनेक्शन पे डिपेंड करता है टाउ। अलग अलग तरह के कनेक्शन होते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बट वो करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, देखो अगर ये वाली लाइन टाउ की है तो एक लाइन ना आप टाउ से 90 डिग्री पे भी बना लो। ये देखो ये टाउ से 90 डिग्री पे बन गई, दिस इज एट 90 डिग्री। अब आपने ये बोला मेरे भाई कि टाउ माइनस 90 से टाउ प्लस 90 तक जाना है, ठीक है। टाउ माइनस 90 से टाउ प्लस 90 तक जाना है। ये देखो ना थीटा आप यहां से लिख सकते हो ना, सब जगह अगर टाउ ऐड कर दो, अगर आप सब जगह टाउ ऐड कर दो तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस 90 प्लस टाउ से थीटा 90 प्लस टाउ। तो इसीलिए तो मैंने टाउ के अलोंग 90 डिग्री की लाइन बना दी, टाउ से 90 डिग्री पे। तो अब ये वाला एंगल क्या होगा भाई, टाउ प्लस 90 और टाउ माइनस 90, ठीक, ये बन गया। अब हम कह रहे हैं अगर इन एंगल्स के बीच में थीटा लाई किया, थीटा माने देखो अगर करंट का फेजर ऐसे लाई किया, अगर ये करंट का फेजर है, थीटा इधर लाई कर रहा है, तो इस लाइन के इस तरफ अगर करंट फेजर बना तो रिले ऑपरेट्स, रिले ट्रिप्स कह सकते हो। और इस तरफ अगर गए तो रिले नहीं ऑपरेट करेगा, ना ऑपरेट करने को बोलते हैं ब्लॉक। समझ आया हमने कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाई। मैंने एक टाउ की लाइन ड्रॉ करी, टाउ से माइनस 90 प्लस 90 मैंने दिखाया। अब मैंने बोला थीटा जो वी और आई के बीच का एंगल है, अगर वो इस तरफ लाई करेगा यानी टाउ माइनस 90 से टाउ प्लस 90 तो रिले ट्रिप करेगा, इसके बाहर जाएगा तो नहीं ट्रिप करेगा, ठीक है। चलो नासिर बेटा एक बार आप, मेरा डेबिट कार्ड सीबीआई का है बेटा, फिर तो गड़बड़ हो रही है, बहुत जांच बैठनी चाहिए। अब अगले पे आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले होते हैं वो रिलेज जो तब ऑपरेट करें जबकि फॉल्ट ऑकर्स विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ अ रिले, जो वही प्रोटेक्टिव जोन वाला बात है। अगर फॉल्ट रिले के कुछ दूरी के अंदर अंदर होगा तो जो रिले ऑपरेट कर जाए उसे कहते हैं डिस्टेंस रिले। तो मैं यहां लिख देता हूं, रिले ऑपरेट्स व्हेन फॉल्ट ऑकर्स within a certain distance of a relay, ठीक है। ये बात क्लियर हुई बेटा। अगर आप लोगों को नहीं पता है, एक छोटी सी बात बताओ, आज मैंने ट्वीट डाला है, अब आप लोग अनइन्फॉर्म्ड हो, आपको नहीं पता है, मैंने फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम हर जगह शेयर किया है, ट्विटर पे भी डाला है। अब इससे ज़्यादा बताओ क्या करें। कल हम लोग सेशन कर रहे हैं, आप लोगों से डिस्कस करेंगे, गेट एग्जाम 2 बार होना चाहिए। अब पता है नहीं और पहले से पहले बात कर रहे हो कि सर कर नहीं रहे हैं कुछ। नासिर बेटा जो मेरा टेलीग्राम है ना उसके थ्रू मुझे एक बार मैसेज कर देना, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखो डिस्टेंस रिले, एक डिस्टेंस रिले जो है ना 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इंपेडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले और मो रिले। 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। डिस्टेंस रिले 3 तरह के होते हैं, इंपेडेंस, रिएक्टेंस और मो। तो 1 बाय 1 बात करेंगे। सर इंपेडेंस रिले क्या होता है। अब इंपेडेंस रिले क्या होता है, इट operates when impedance, देखो एक्चुअली ना ये कोई इंपेडेंस मेजर नहीं करता, ये एक्चुअल में क्या करता है, रेशो
of V and I is less than a certain preset value. ठीक है, सर्टेन प्रीसेट वैल्यू. अब एक चीज पे ध्यान देना यार, मैं आपको ना यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि these relays work on ratio of V and I at relay location. कई बार ना ऐसा पूछ लेते हैं, देखो एक बार ना गेट के अंदर बहुत बढ़िया सवाल आया था, ये पूछा था इस रिले को कितना इंपिडेंस दिखेगा, तो ऐसा दिया था Z/2, वहां एक ऑप्शन ये भी था V/I. तो बेटा रिले को जो इंपिडेंस दिखती है ना वो एक्चुअल इंपिडेंस नहीं होती, क्या दिखता है, जहां रिले लगा है वहां वोल्टेज और करंट का जो रेशो है वो हमारा रिले देखता है. ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाता है. अब देखो यहां पे भी हमें टॉर्क के बारे में बात करनी है मेरे भाई, टॉर्क के बारे में हमें बात करनी है. तो यहां पे क्या होता है, ये होती है ऑपरेटिंग टर्म और ये होती है रीस्ट्रेनिंग टर्म. ये जो पहली टर्म है दिस इज ऑपरेटिंग और जो दूसरी टर्म है दैट इज रीस्ट्रेनिंग. तो अब हम क्या बोलते हैं कि रिले कब ऑपरेट करेगा. अब देखो जो आप लोग कल क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, कल आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ऐसा कैसे होता है बैलेंस बीम रिले में रीस्ट्रेनिंग कॉइल में कौन सा करंट जाता है, तो यहां एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं ना, रीस्ट्रेनिंग कॉइल में जो करंट भेजोगे दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. ये कैसे करोगे, एक रेजिस्टेंस लगा दो, उसका करंट V/R आ गया, तो जो करंट रीस्ट्रेनिंग कॉइल में गया वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वोल्टेज के. खुद सोच के देखो, कल आप लोगों का यही तो क्वेश्चन था, सर ऑपरेटिंग कॉइल का करंट तो फॉल्ट से आया, समझ आ गया, रीस्ट्रेनिंग कॉइल का करंट कहां से आया. अब ये जो इंपीडेंस रिले है इसके अंदर क्या करोगे, रीस्ट्रेनिंग कॉइल में जो करंट जा रहा है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. तो आप एक रेजिस्टेंस लगा के V/R बना लो और वो V/R वाला करंट सीधा रीस्ट्रेनिंग कॉइल में भेज दो. अब हम क्या कहेंगे यहां पे यार कि रिले operates when torque is greater than 0. ठीक है, ये जो टर्म है ना लेफ्ट वाली इसे कहते हैं मॉड Z, इसे कहते हैं मॉड ZRS. ये मॉड ZRS का मतलब है भैया रिले सेटिंग इंपीडेंस, यानी रिले की एक प्रीसेट वैल्यू, रिले की एक प्रीसेट वैल्यू जिससे कम इंपीडेंस आ जाने पे रिले आपका ऑपरेट कर जाए. अब देखो इस रिले की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बनाते हैं ना यार, वो बनाते हैं RX प्लेन पे. ठीक है, RX प्लेन. अब RX प्लेन में जो मॉड Z होता है, ठीक है, RS प्लेन में जो मॉड Z होता है दैट इज बेसिकली अ सर्कल. कैसे, R² प्लस X² इक्वल टू Z². सोच के देखो, R² प्लस X² इक्वल टू Z². R हो गया X एक्सिस, X हो गया Y एक्सिस, तो मॉड Z तो यही बना ना सर्कल, क्योंकि आप ये सोचो X² प्लस Y² इक्वल टू R², दैट इज अ सर्कल. तो एक सर्कल बन गया. अब सर सर्कल में रेडियस भी बताओगे कि सर्कल 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 करते रहोगे, बेटा बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे. ये रेडियस है मॉड ZRS. अब ये जो मॉड ZRS का रेडियस है ना, अगर इंपीडेंस इससे कम हुई यानी कि इंपीडेंस इसके अंदर लाई कर गई, तब बेटा क्या होगा, यहां पे रिले ट्रिप करेगा.
इंपिडेंस जो आएगी ना आर एक्स प्लेन में, उसका मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन से डिस्टेंस अगर आपने कभी भी देखा, देखो ये देखा, अगर ये सर्कल के रेडियस से कम हुआ रिले ट्रिप करेगा, और अगर सर्कल के बाहर लाई करा इंपिडेंस तो रिले ब्लॉक करेगा। समझ में आया? रिले ब्लॉक करेगा। अब ये जो इंपिडेंस रिले होता है ना, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ये कहां पे यूज होता है? इन केस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अरे वाह, लेफ्ट साइडेड आरओसी याद आ गया। अब अगला है भाई रिएक्टेंस रिले। यहां पे अगला क्या है? रिएक्टेंस रिले। अब यहां पे क्या होता है बंधु? रिएक्टेंस रिले का मतलब ऐसा रिले, it only observes reactance but not resistance। ठीक है। अब देखो यहां पे ऑपरेटिंग टर्म कौन सी होती है? K1 mod I स्क्वायर, और रीस्ट्रेनिंग टर्म ये वाली होती है डायरेक्शनल वाली। डायरेक्शनल वाली टर्म क्या होती है? रीस्ट्रेनिंग। समझते चलना, ये पहले से डिफाइंड है। अब ये मत कहना सर ये पता कैसे लगता है, ये पहले से डिफाइंड है। यानी डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग और रीस्ट्रेनिंग कौन कौन सी टर्म लेते हो, उसी अनुसार अलग अलग रिले बनाए गए हैं। तो जो टर्म पॉजिटिव लेते हो ना, उसका मतलब है वो रिले को ऑपरेट कराने के काम में आ रही है, और जो टर्म आप माइनस में लेते हो दैट इज योर रीस्ट्रेनिंग टर्म। अब हम क्या कहते हैं यहां पे? दैट रिले ऑपरेट्स व्हेन टॉर्क इज ग्रेटर देन 0। यहां पे हम कहते हैं कि टाउ को 90 डिग्री रखा गया है। इसको ना टाउ को पहले से ही सेट रखते हैं 90 डिग्री पे, ऑलरेडी सेट। तो cos थीटा माइनस 90, cos थीटा माइनस 90 इज cos 90 माइनस थीटा, यानी के साइन थीटा। साइन थीटा के बराबर आएगा। अब आप ये आई स्क्वायर को इधर नीचे ले जाओ, देखो मॉड वी बाय मॉड आई आ गया जेड, जेड आ गया ना, तो मॉड वी बाय मॉड आई हो गया जेड, तो मॉड जेड साइन थीटा इज लेस देन K1 बाय K3। अब आप जानते हो जेड साइन थीटा क्या होता है? x। तो ये कंडीशन आ गई रिले ऑपरेशन की। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? K1 बाय K3। अब इसके नीचे अगर गए और इसके ऊपर अगर गए तो रिले ब्लॉक्स। ठीक है, रिले ट्रिप्स और रिले ब्लॉक्स। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया भाई यहां तक? तो अब इसका यूज कहां होता है? इसका यूज होता है अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट, और इसका यूज होता है तुम्हारा इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये दो जगह पे आपका रिएक्टेंस रिले यूज किया जाता है। वाई देयर इज नो काव्या? बेटा अलग अलग रिले में ऑपरेटिंग और रीस्ट्रेनिंग टर्म अलग अलग आएंगी। ठीक है, वो चार टर्म ये मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, यानी कि कोई भी टर्म उन चार टर्म के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अलग अलग रिले उन चार टर्म में से अलग अलग वैल्यूज को उठा के एक रिले की कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। तो
तो आप ये समझो, हमने तो ना एक यूनिवर्सल इक्वेशन डिफाइन कर दी, अब आप उसमें से कौन सा एलिमेंट पिकअप करते हो उसके अनुसार आपके अलग अलग रिलेज डिफाइंड होते हैं। अब देवाशीष का ये क्वेश्चन है कि क्यों सर अर्थ फॉल्ट के अगेंस्ट क्यों यूज किया जाता है। देखो अर्थिंग कैसे आती है, मान लो एक ट्रांसमिशन लाइन है, उस पर कोई पेड़ की टहनी गिर गई, तो अब वो लाइन शॉर्टिंग हो गई, लाइन शॉर्ट। अरे काव्य वही तो मैं बता रहा हूं बेटा, हर रिले में चारों टर्म थोड़ी ना आएंगी, पिछले वाले में K1 K2 वाली आई, दूसरे वाले में K1 K3 वाली आई, अगले में बताऊंगा K2 K3 वाली आई, समझ रहे हो, अलग अलग टर्म आती हैं। अब सुनो, देवाशीष का ये बात है कि ये दोनों एप्लीकेशन में क्यों रिएक्टेंस रिले यूज होता है। तो देखो इसका सिंपल सा रीजन क्या है, अर्थ फॉल्ट कैसे आता है। अर्थ फॉल्ट आता है जब जैसे कोई पेड़ की टहनी लाइन पे गिर गई और उसने टावर पे शॉर्टिंग कर दी। टावर पे क्या कर दिया, शॉर्टिंग। अब बेटा ये जो टहनी गिरी है इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये टहनी का रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो बेटा आपका इंपीडेंस वाला रिले तो फॉल्ट डिटेक्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि देखो इंपीडेंस रिले का ये कहना रहता है, इंपीडेंस रिले ये कहता है मॉड Z लेस देन मॉड ZRS। क्या कहता है, मॉड Z लेस देन मॉड ZRS, ऐसा कहता है ना। तो अगर रेजिस्टेंस हाई हुआ तो ZRS से ऊपर निकल जाएगी, तो इंपीडेंस रिले कहेगा भाई कोई फॉल्ट ही नहीं है, इंपीडेंस इतनी हाई है, किस बात का फॉल्ट। लेकिन फॉल्ट तो है, बात बस इतनी सी है, वो लकड़ी की जो टहनी गिरी है उसका रेजिस्टेंस इतना हाई है कि ये पकड़ नहीं पा रहा। तो आप एक ऐसा रिले लेना चाहते हो जो इस पे डिपेंड ही ना करे, जो इस बात पे डिपेंड ही ना करे, यानी कि रिएक्टेंस रिले। दूसरा क्या रीजन होता है, शॉर्ट लाइन के बारे में अगर बात करें, शॉर्ट लाइन का रेजिस्टेंस कम होता है, शॉर्ट लाइन का रेजिस्टेंस कम होता है। वहीं अगर एक आर्क बन जाए तो आर्क का भी एक रेजिस्टेंस होता है, सर्किट ब्रेकर में हमने देखा है, शॉर्ट लाइन का भी एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस आर्क का भी है। अब बेटा आर्क और शॉर्ट लाइन का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट एक बराबर होता है, अगर दोनों का रेजिस्टेंस बराबर तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल। अब ये तो रेजिस्टेंस हाई होने से ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है, ये तो हाई होने से ऑपरेट नहीं करेगा, तो फिर किसको लेना पड़े, जो रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट ही ना हो, तब किसको लेते हैं, रिएक्टेंस रिले। यानी आप ऐसा समझ लो रिएक्टेंस रिले का यूज वहां करना है जहां रेजिस्टेंस रिले को गुमराह कर सकता है, उसकी वजह से रिले को ऐसा लगे कि यार फॉल्ट आया ही नहीं। तो ऐसा अगर रिले को लगने लगे तो उससे बचने के लिए ऐसा रिले लो जो रेजिस्टेंस चेक ही ना करता हो, दैट इज योर रिएक्टेंस रिले। समझ आया, समझ आया ये बात सब लोगों को भाई। रिएक्टेंस रिले क्यों यूजफुल है, क्योंकि एक ऐसा रिले है जो रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जहां रेजिस्टेंस हाई होने से फॉल्ट डिटेक्ट ना हो वहां किसे यूज कर लो, रिएक्टेंस रिले को। अब तीसरा आता है मो रिले। अब मो रिले के बारे में एक दो बातें पता होनी चाहिए। इट इज इनहेरेंटली डायरेक्शनल। अभी देखते हैं ऐसा क्यों, ठीक है। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय पावर सर्जेस, इसे सर्जेस से भी फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए इट इज यूज्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि सर्जेस कहां पे आते हैं, लॉन्ग लाइन के अंदर। अब देखो यार टॉर्क क्या होता है, और क्यों नहीं फर्क पड़ता ना, सर्जेस से डायरेक्शनल है, यानी जब उल्टी डायरेक्शन में कोई चीज होगी तभी ये काम करेगा। इसके अंदर ना ऑपरेटिंग टर्म ये वाली होती है, और रीस्ट्रेनिंग टर्म काव्या वोल्टेज वाली होती है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वाली ऑपरेटिंग है, अब तक आप लोग समझ ही चुके हो, ठीक है। रिले ऑपरेट्स व्हेन टॉर्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब K3 मॉड V मॉड I cos थीटा माइनस टाउ इज ग्रेटर देन इक्वल टू K2 मॉड V स्क्वायर। अब ये मॉड I को उधर ले जाओ तो मॉड V एक तो कट जाएगा,
तो ये रिलेशन होता है आपका मोर रिले का। इसको डायरेक्शनल क्यों बोला? क्योंकि इसका ऑपरेटिंग टॉर्क डायरेक्शनल वाली टर्म से आता है। इसका ऑपरेटिंग टॉर्क किससे आता है? डायरेक्शनल वाली टर्म से। अब सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं? ध्यान से देखना। उल्टा लिख दिया। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? अब देखो यहां से ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले K3/K2 की। कितने एंगल पे सर? टाउ एंगल पे। एक टाउ एंगल पे बना लो K3/K2 की लाइन। अब यहां पे क्या होगा ना, एक लाइन आप और बनाओ थीटा एंगल पे, ठीक, जिसके कारण ये जो छोटे वाला एंगल दिख रहा है ना, ये हो गया थीटा माइनस टाउ। ये क्या हो गया? थीटा माइनस टाउ। अब हमें क्या करना है? कॉस थीटा माइनस टाउ। कॉस थीटा माइनस टाउ करने के लिए मेरे भाई आपको ना यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल पूरा करना पड़ेगा। ये हो गया। अब ये देखो इसका हाइपोटेनस कितना हो गया? K3/K2। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये बन गई K3/K2। समझ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लाने के लिए, कॉस थीटा माइनस टाउ लाने के लिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब आप ये भी जानते हो बच्चों कि सर्कल का या सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो एक थ्योरम है ना मैथ्स की, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये आ जाता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। ये पर्पल वाला सर्कल, ये सर्कल के अंदर रिले ट्रिप्स और सर्कल के बाहर रिले ब्लॉक्स, इसके बाहर रिले ब्लॉक्स, ठीक है, ये बात आ जाती है। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आती है। आप कहोगे सर अंदर कैसे ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि आपने बोला है ओरिजिन से डिस्टेंस इस लाइन से छोटा रहना चाहिए। ओरिजिन से जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो इस लाइन से छोटा रहना चाहिए, यानी पॉइंट शुड लाई इनसाइड द सर्कल, तभी ये रिले ऑपरेट कर पाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया भाई स्क्रीन पे। डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले ऑपरेट्स इन फिक्स टाइम ड्यू टू। किस वजह से डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले फिक्स टाइम में ऑपरेट किया करता है? फटाफट बताइए देवाशीष। क्योंकि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो मैंने उसका डायमीटर ले लिया K3/K2 और वहां से मैंने क्या बना लिया? एक सेमी सर्कल, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यार जब जब आप Z की बात करोगे तब तब आएगा तो सर्कल ही, Z तो सर्कल से ही शो होगा। यस, आंसर इज ए। जब आपका कोर सैचुरेट करता है तभी और डेफिनेट टाइम आता है। अगला, ड्रैग कप रोटर इन इंडक्शन कप रिले हैज। ड्रैग कप रोटर इन इंडक्शन कप रिले हैज, जल्दी बताओ क्या होगा? फटाफट से बताओ, फटाफट, कम ऑन एवरीबॉडी। ड्रैग कप रोटर इन इंडक्शन डिस्क रिले, इंडक्शन कप रिले हैज क्या? ए, लेस इनर्शिया, लेस इनर्शिया। ठीक है, ये मत बोलना लेस टाइम ऑफ ऑपरेशन, ये रिले का होगा, रोटर का नहीं होगा। दिस वन विल बी फॉर इंडक्शन कप रिले, नॉट फॉर इट्स रोटर। टाइम ऑफ ऑपरेशन किसके लिए डिफाइंड है? रिले के लिए ना। तो आप ये थोड़ी बोलोगे रोटर का टाइम ऑफ ऑपरेशन कम होगा। चलो, TMS कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कम ऑन, TMS कैसे रिड्यूस हो सकता है? फटाफट बताओ। TMS कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी बोलो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, दैट इज रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स। अगला, if fault current is 150 ampere, relay setting 50%, CT ratio is given, what is plug setting multiplier? Come on,
अब यहां देखना, रिले का रेटेड करंट नहीं दिया। मैंने आपको बताया था जब रिले का रेटेड करंट ना हो तो सीटी का जो सेकेंडरी करंट है उसी को रिले का रेटेड करंट मान लिया जाता है। सीटी का जो सेकेंडरी करंट है उसी को क्या मानते हैं? रिले का रेटेड करंट। कम ऑन एवरीबॉडी, चलो पहले पिकअप करंट निकाल लो यार। रिले सेटिंग से आप क्या निकाल लोगे? यहां पे पिकअप करंट, फिर आगे की बात होगी। चलो 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 भाई, जल्दी से बना दो, टाइम काहे लगा रहे हो? निकाला किसी ने? आई पिकअप इज 50% ऑफ 5, क्योंकि यही रेटेड करंट लेना पड़ेगा जो सेकेंडरी करंट है। ये है ना सेकेंडरी करंट। अब आपको क्या करना होता है? फॉल्ट करंट को सेकेंडरी साइड पे लेके जाना है। फॉल्ट करंट है 150, चलो वैसे तो 150 बहुत कम दे दिया इसने, 750 बटे 400, 7.5/4। अब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना होगा? आप ये मत कहना कि सर 400/5 मल्टीप्लाई करते, बेटा सेकेंडरी पे करंट हमेशा कम ही आएगा। सेकेंडरी पे करंट हमेशा कम आएगा। तो रेशो में कभी भी कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टली बस ये ध्यान रखना हमेशा कि जो आपका सेकेंडरी करंट है वो हमेशा कम आना चाहिए। तो सेकेंडरी करंट कब कम आएगा? जब आप 5/400 से मल्टीप्लाई करते हो। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, द प्लग सेटिंग ऑफ अ नेगेटिव सीक्वेंस रिले इज 0.2 एम्पियर, सीटी रेशियो इज गिवन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइन टू लाइन फॉल्ट करेंट? चलो मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइन टू लाइन फॉल्ट करेंट बताओ, कितना कम से कम करंट आएगा लाइन टू लाइन फॉल्ट में? चलो 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 भाई, बताओ भाई। अरे मोर रिले का सेंटर ऐसे थोड़ी रैंडमली कुछ भी आ जाएगा, ऐसे थोड़ी है सेंटर अपनी मर्जी से 0 0 आ जाएगा। देखो यहां पे हम कहते हैं मिनिमम नेगेटिव सीक्वेंस करंट कितना होना चाहिए। मैं कहता हूं यहां पे आप एक चीज देखो, 0.2 × 5/1 1 एम्पियर। ये मैंने किस साइड निकाला है? प्राइमरी साइड, यानी फॉल्ट वाली साइड। मैं बोल रहा हूं मिनिमम नेगेटिव सीक्वेंस करंट किस अकॉर्डिंग निकलेगा? ये बेटा इसके हिसाब से निकलेगा कि रिले में कितना करंट जा रहा हो, पिकअप करंट। रिले में पिकअप करंट जा रहा है तो प्राइमरी साइड कितना करंट आ रहा है? 1 एम्पियर। अब यहां पे मैं बोलता हूं कि मिनिमम फॉल्ट करंट कितना होगा? मिनिमम IF, लाइन टू लाइन फॉल्ट में √3 IA2 होता है। ठीक है, 1.732 एम्पियर, 1.732 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर ये आएगा। बहुत सारे बच्चों ने 1 एम्पियर पे छोड़ दिया, जबकि आना चाहिए था 1.732। ये 1 एम्पियर तो क्या है? नेगेटिव सीक्वेंस। टोटल क्या है? 1.732। और इसी बात पे हो जाती है कहानी खत्म आज की। बेटा मैं आपको बता चुका हूं 17 मार्च से प्लस पे आ रहा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं लेने वाला हूं। तो आप लोगों के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे कि सर कैसे एनालॉग कवर होगा। बेटा बिल्कुल बेहतरीन वे में कवर कराया जाएगा। देवाशीष लाइन टू लाइन फॉल्ट का कॉन्सेप्ट भूल गए भाई? फॉल्ट करंट इज √3 IA1 या फिर √3 IA2। और 31 मार्च से आपके अपने आपके चहीते विशाल सर ला रहे हैं कंट्रोल। तो बेटा कंट्रोल करके बैठेंगे और जल्दी से अनअकैडमी पे आ जाएंगे। कोड क्या लगा देंगे बच्चों? अंकित ESE। आपको कोड लगा देना है सिंपली अंकित ESE। इसके अलावा देखो अंकित ESE से आपका 1 ईयर का फीस हो जाएगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम पड़ती है
और बिना किसी इंटरेस्ट के आप ईएमआई पे भी ले सकते हैं, ठीक है। देन आइकॉनिक पे अगर जाओगे तो 1 ईयर के लिए जाओगे तो फीस होगी 45 to 25, 2 ईयर 66 600। 2 ईयर के लिए जाओ ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओ, और पर मंथ कॉस्ट मिनिमम एंड ऑलवेज यू कैन पे इट इन टर्म्स ऑफ ईएमआई। और ये है बेटा मेरी अनअकैडमी ऐप पे आईडी। इफ यू वांट टू चैट विद मी तो आप मुझे अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैंने आज नोट्स डाल दिए थे पिछले लेक्चर के, इसके भी मैं आज ही डाल दूंगा, तो बेटा यहाँ आके देख सकते हो, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और अगर डाउट्स पूछने हैं, इंटरेक्ट करना है, तो दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बता देना कि अंकित सर फ्री क्लासेस ले रहे हैं, अंकित सर की पूरी टीम फ्री क्लास ले रही है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा फैलाओ यार इस फ्री इनिशिएटिव को, और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा देना। थैंक यू एवरीबॉडी।